हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू द बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास हमारी सेकंड पार्ट है इकोनॉमिक्स का, जो कि रिवीजन के कॉन्सेप्ट पे ही होगी। इंस्ट्रक्शन का पहले चैप्टर का है ये, और आज का जो टॉपिक है स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम आज मैक्रो इकोनॉमिक के स्कोप एंड सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो नॉर्मली अगर देखिए ये थर्ड पॉइंट है हमारा, तो इसमें स्कोप की अगर बात करते हैं तो नॉर्मली है क्या, द स्कोप ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स रेफर टू द फील्ड ऑफ स्टडीज ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट्स इंक्लूड द फॉलोइंग लीडिंग इशूज। अब सीबीएसई के सिलेबस में कौन कौन से इशूज इसमें एक्सक्लूड किए गए, तो पहला आता है एस्टिमेशन ऑफ द नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो इसमें हम क्या समझते हैं, नेशनल इनकम हमारा कैसे है, कैसा एग्रीगेट्स उसका होता है, कैसा हम उसको मेंटेन करें। तो नॉर्मली क्या होता है कि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशनल इनकम। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो स्टार्ट करता है वो किसके साथ स्टार्ट किया है, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम जैसे हम टैक्स पे कर रहे हैं, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरह के टैक्सेस को पे करते हैं, और भी सर्विसेज के थ्रू हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्सेस देते हैं। तो गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम जो होता है पहली चीज़ तो वो टैक्स का होता है। लेकिन क्या गवर्नमेंट इसके अलावा भी कहीं से पैसे को अर्न करती है, तो वो जिस सोर्सेज से अर्न करती है, जिस तरीके से अर्न करती है, उन सभी अर्निंग्स को जब वो कलेक्ट करती है तो वो जनरेट करती है किसको, नेशनल इनकम को। यानी कि अगर देखें तो जीडीपी आपने वर्ड पढ़ा होगा 9th-10th में भी, तो वो साफ साफ कहता है द मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज अ जीडीपी। तो वो ही हमारे नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। कहता है इट डील्स विद द डिफाइन एंड एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स लाइक अ जीडीपी। कहता है कि इट्स डील विद द डेफिनेशन एंड एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। इसमें क्या होता है कि इसमें डेफिनेशन क्लियरिफाई किया जाता है कि हमारा नेशनल इनकम क्या होगा, ठीक है, और उसका एस्टिमेशन, उसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, जैसे कि एग्रीगेट, जैसे कि जीडीपी की हम बात करते हैं, या फिर एनडीपी की बात करें, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं। फिलहाल मैक्रो इकोनॉमिक्स में कैसे इसको देखें, तो मैक्रो स्टडीज इज द थ्योरीज रिलेटेड विद द एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी। इसकी जो थ्योरीज होती है वो एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करती है। जिससे कि आने वाले टाइम में हम लोग पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का, तो उस कंटेंट में बताया जाता है कि कब हमारी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती है और कब क्या होती है, डिक्लाइन होती है। तो कहता है द केंशियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज नोटेबल सिग्निफिकेंस इन द कॉन्टेक्स्ट। द एग्जांपल्स एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड सजेस्ट द पॉसिबिलिटीज रेमेडीज ऑफ द कॉम्बैट इट। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो केंशियन का जो थ्योरी है उसमें साफ साफ उन्होंने बताया है, आगे वाले क्लास चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग आने वाले टाइम में, कि वो कौन कौन से रीजंस होते हैं जिसकी वजह से कोई क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती है और किसी की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती है। तो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में हम इसे पढ़ेंगे। फिर थ्योरी ऑफ मनी के बारे में, टाइप्स ऑफ मनी, और मनी क्या होता है, कैसे उसका काम होता है, किस तरीके से मनी को क्रिएट किया जाता है, किस तरह से टैक्स इंटरेस्ट वगैरह चार्ज किए जाते हैं, वो तमाम तरह की चीज़ें जो होती है उसको पढ़ेंगे। जिसमें हमारा क्रिएशन ऑफ मनी है बाय द कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक कैसे मनी को क्रिएट करने का काम करते हैं, एज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। साथ ही साथ अगर बात करते हैं जो कि लिंक करता है किससे, रोल ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। आरबीआई जैसे इंडिया में क्या आरबीआई क्या सेंट्रल बैंक है, इसी तरीके से बहुत सारी कंट्रीज है जिनके अपने को सेंट्रल बैंक है। तो उनका जो काम होता है, किस तरीके से वो काम करती हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे किसे, थ्योरी ऑफ मनी। देन हम पढ़ेंगे इसके बाद इस पे जो कंडीशन आती है, तो जनरल थ्योरी, प्राइस लेवल, इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप होती है। तो इसमें कहता है ये अनदर सिग्निफिकेंस कंपोनेंट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। कहता है इट्स रिलेवेंस the trends part of the general price level leading to the inflationary and deflationary gap in the economy। ये जो गैप्स होते हैं वो कब बनते हैं, कैसे ये होते हैं, इनका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे क्या होता है, ये तमाम तरह के जो कंटेंट होते हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट में आते हैं, जिसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिस के रूप में इसको स्टडी करते हैं। फिर गवर्नमेंट का रोल क्या है, गवर्नमेंट बजट कैसे बनाती है, ये 5th पॉइंट आता है, इसमें हम स्टडी करते हैं इसके बारे में। देन फॉरेन एक्सचेंज या बिल ऑफ पेमेंट के बारे में हम बात करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कंट्री के इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट को फोकस करते हुए। ब्रीफली अगर देखा जाए तो एज ए स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स द मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकस ऑन द सच इश्यूज व्हिच एक्सप्लेन द हाउ द इकोनॉमी फंक्शंस एंड हाउ द कैन इट मैनेज्ड। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो यहाँ साफ साफ कहा गया है कि अगर हम इन सारे फंक्शन को, जो लगभग 6 फंक्शन हमने देखे हैं कि
हमारा नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होता है, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैसे है, मनी की थ्योरी कैसे है, सेंट्रल बैंक का क्या रोल है, इसके साथ साथ अगर देखें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह का क्या कंडीशन है, यानी फॉरेन एक्सचेंज का क्या कंडीशन है, इन तमाम तरह की जो चीज़ों को हम स्टडी करते हैं मैक्रो लेवल पे, ये हमें बस इस चीज़ को क्लियरिफाई करने का काम करता है कि ये काम कैसे करता है और इनका जो मैनेजमेंट होता है वो कैसे होता है और इसको कैसे वेलफेयर के लिए मैक्सिमाइज किया जाता है। अगर सिग्निफिकेंशली इसकी बात करें तो इसमें कुछ और ऑब्जर्वेशन हाईलाइट होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जिसमें हमारा पहला था डिस्क्रिप्शंस ऑफ द इकोनॉमिक थ्योरी। तो इकोनॉमिक थ्योरी की अगर बात करें तो मैक्रो जो होता है वो साफ साफ कहता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डीप्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमी। तो इसका क्या होता है, नॉर्मली एस्टिमेशन ऑफ द नेशनल इनकम। तो पहले तो नेशनल इनकम में ये ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर कहता है सप्लाई of study of unemployment या magnitude of the problem and way it be handles। तो कैसे इसको हैंडल किया जाता है, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होती है, इसकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, तमाम तरह की चीज़ें। एंड द गवर्नमेंट बजट रिलेवेल्स द वे इज रेगुलेट बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट बजट अपनी चीज़ों को कैसे मैनेज, गवर्नमेंट अपने बजट को कैसे मैनेज करती है और बाकी चीज़ों को कैसे रेगुलेट करती है, इन तमाम तरह की चीज़ों को इसमें और भी अच्छे तरीके से स्टडी किया जाता है कि ये देखें तो ऑब्जर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हाईलाइटेड पॉइंट होते हैं। देन अगर बात करें रोड मैप ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट के पास जब पता होता है कि भैया हमारी इकॉनमी ऐसी इस कंडीशन में ऐसी है, तो वो क्या करते हैं उसी इकॉनमी के लेवल पे या उसी इनकम के लेवल से क्या करते हैं, किसी भी प्लानिंग को प्रेजेंट करने का काम करती है, किसी प्लानिंग को फॉर्मेशन में लाने का काम करती है। तो नॉर्मली अगर देखें तो रोड मैप जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का होता है वो कहीं ना कहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स की वजह से होता है, बहुत अच्छा इंपैक्ट इसका पड़ता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफर द रोड मैप ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड द पॉलिसीज ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ आर ड्रॉन बाय असेसिंग द नीड्स एंड द मीन्स ऑफ द इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी के लिए क्या ज़रूरी है, क्या हमारे इकोनॉमी के लिए बेहतर है, तमाम तरह की चीज़ों को फोकस करते हुए जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी होती है वो क्या करती है, हमें अपनी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए रोड मैप बनाने और डेवलपमेंट के लिए रोड मैप बनाने का काम करती है। साथ ही अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटीज़ की बात करें तो सबसे बड़ी चीज़ ये देखो, सबसे बड़ी चीज़ इसमें मेरे कहने का सेंस ये है कि हम ग्रोथ तब कर पाएंगे या इन्वेस्टमेंट तब कर पाएंगे जब हमारे पास कुछ होगा। हम अगर अर्निंग को प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाते, सोर्स ऑफ इनकम हमारा कहाँ से है, कौन परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम है, कौन सा कभी कभी आने वाला है, तो ये जब चीज़ें हमें पता नहीं होगी तो हम उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। अगर हम ज़्यादा प्लानिंग कर लेते हैं और हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम के सेक्टर्स बहुत कम होते हैं, वे ऑफ मीडियम बहुत कम होते हैं, तो हमारी जो प्लानिंग होती है फेल्योर होगी। तो इस तरीके से अगर देखें तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो होती है कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कहते स्टडी ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प द अचीव द इकोनॉमिक स्टेबिलिटीज। जैसे हमने कोई प्लान बनाया और हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो प्लान तो ठीक है लेकिन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो हम उस प्लान को डिले कर सकते हैं, और जैसे ही हमारे पास इनकम आएगा हम उसको फिर क्या कर लेंगे, इम्प्लीमेंट करके अपने डेवलपिंग प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए हमारा इकोनॉमिकल स्टेबिलिटीज का होना बहुत जरूरी है। फिर कहता है दिस इज अचीव्ड थ्रू द एप्रोप्रिएट मॉनेटरी पॉलिसी, और ये तब अचीव किया जाता है जब हमारे पास क्या हो, एक बेहतर मॉनेटरी पॉलिसी हो, और साथ ही ज़्यादा फिजिकल पॉलिसीज, बजट हमारे पास हो अपने, जो गवर्नमेंट बजट होती है हमारी अपनी, हम कुछ भी खरीदने आते हैं तो अपना एक बजट बना चलते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं खरीदेंगे। इसी तरीके से गवर्नमेंट भी कोई भी प्लानिंग करने से पहले अपना बजट बनाती है, और गवर्नमेंट के पास स्टेबिलिटीज होगी, पैसे होंगे, मनी होगी, इकोनॉमिकल सिचुएशन अच्छी होगी तो वो बजट को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएगी। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट के स्टेटस की अगर ये बात करते हैं तो नॉर्मली यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है। देखिए हम पैसे लेते हैं ठीक, लेकिन हमें देना भी पड़ता है, तो हम किस कंडीशन पे दे रहे हैं, क्या हमारी चीजें सही तरीके से हो पाती है नहीं हो पाती है। तो नॉर्मली कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री रिलेवेल्स द परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी इन द रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो बिजनेस टू बिजनेस ही होता है, ये कहीं ना कहीं बिजनेस टू बिजनेस होने के साथ साथ नेशन टू नेशन भी होता है। हमने किसी कंट्री से कुछ खरीदा, उसको टाइम पे उसका पेमेंट नहीं किया तो हमारा और उसका रिलेशनशिप खराब हो सकता है। तो कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो पता है कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की सिचुएशन में भी कई बार जब फॉरेन एक्सचेंज का जो कंटेंट आता है, यानी कि करेंसी जो हमारी होती है सेम करेंसी में हम डील नहीं कर पाते, तो वो जो करेंसी हम यूज कर रहे हैं, चाहे डॉलर में हो चाहे इंडियन करेंसीज में हो, जिस भी तरीके से हो रही है, उसको जब हम यूज करते हैं तो पेमेंट के लिए हम आसानी से अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन कर सकते हैं। नॉर्मली अगर बात है प्रॉब्लम ऑफ द पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हर एक नेशन चाहता है कि उसका जो पॉवर्टी रिमूव हो जाए, तो इस पर भी हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स जब हम स्टडी करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है।
द पॉलिसी फॉर्मुलेशन की बात करें तो जैसे हमें पता है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और टोटल कंजप्शन, टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमारी क्या है, ये तमाम तरह की चीज़ों का जो स्टडी होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। तो इसकी वजह से ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, या हम क्या, गवर्नमेंट भी हमारी क्या करती है, इसको यूज करके अपने पॉलिसी फॉर्मेशन को मेंटेन करने का काम करती है। तो इमर्जिंग चैलेंजेस भी कुछ हमारे सामने आज के टाइम में आ रहे हैं, जिसे नॉर्मली कहता है इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ द इकोनॉमी बिकम द एविडेंट ओनली थ्रू द मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि अगर देखें तो जो चैलेंजेस हमारे नए नए आ रहे हैं हम उसको केवल तभी सॉल्व कर सकते हैं, किसके थ्रू, केवल मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा पार्ट है जिसके थ्रू हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। कहते हैं इन शॉर्ट वी कैन से दैट द नॉलेज ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स, द वेरिएबल्स एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल्स इज एक्सट्रीमली एसेंशियल टू अंडरस्टैंडिंग द प्रेफरेंस परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। कहता है कि अब ओवरऑल जो बात करने का कंटेंट रहा है वो यही रहा है कि जो हमारी नॉलेज है माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स की या मैक्रो इकोनॉमिक्स की मेथड्स की या मॉडल्स की, ये बस इसलिए है ताकि हम अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको अच्छे तरीके से समझ सके, उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सके और साथ ही साथ द फॉर्मूला उन फार्मूला या उन पॉलिसीज या प्रोग्राम को बना सके जिससे हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट हो। सो अब कुछ इमर्जिंग अब द माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो सेपरेट ब्रांचेस की अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ा एक बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन हमारे साथ आया था, जिसे हम कहते हैं ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 90s 30s, यानी 30s डिप्रेशन की बात करते हैं, जो 1929 से स्टार्ट हुई थी और 33 तक मूव कर रखी थी। एग्जैक्टली ये एक माध्यम ऐसा रहा है केन्सियन के मेथड्स के अकॉर्डिंग कि यहाँ के बाद हमें मैक्रो और माइक्रो में डिफरेंसेस करने का मौका मिला। इससे पहले हम माइक्रो में ही सब कुछ पढ़ते थे, मैक्रो का कोई कंडीशन हमारे पास नहीं था, क्योंकि इसका इम्पैक्ट केवल इस कंट्री के इकोनॉमी से, फ्रांस वाली जो सिचुएशन अपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा होगा, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से जो कंडीशन अप्लाई हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था यूरोप और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर, जो अमेरिका वगैरह पे भी, तो उसका बैड इम्पैक्ट रहा कि वहाँ एक कंट्री पे कुछ क्राइसिस आए थे जिसकी वजह से वहाँ के साथ साथ बाकी कंट्रीज़ पे भी उसका इकोनॉमिकल इफेक्ट पड़ा था। तो थोड़ा सा इसको देखते हुए ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द 30s इज अ लैंडमार्क इवेंट दैट लीड्स टू द इमर्जेंस ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स सच एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। ये वो कंडीशन रहा है, वो मीडियम रहा है जिसकी वजह से माइक्रो इकोनॉमिक्स जो पहले केवल स्टडी की जा रही थी वहां से मैक्रो इकोनॉमिक्स को इमर्जन करने का काम किया गया है। इट डज नॉट मीन्स दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स डिड नॉट एग्जिस्ट द प्रियोरिटी ऑफ इट्स दिस इवेंट्स। इसका मतलब ये नहीं कि ये इस इवेंट्स को ज्यादा प्रियोरिटी थी, बट ये भी कहते द मैक्रो इकोनॉमिक्स वाज द कंसीडर्ड मोर लाइक एंड द एक्सट्रैक्शंस ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। इट डिड नॉट एग्जिस्ट एट अ सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि ग्रेट डिप्रेशन के पीरियड से पहले जो माइक्रो इकोनॉमिक्स था वो मतलब इकोनॉमिक्स केवल एक ही हुआ करता था, ना माइक्रो था ना मैक्रो था, केवल इकोनॉमिक्स हुआ करता था। लेकिन ग्रेट डिप्रेशन के बाद से आने के बाद हमने क्या किया, इंडिविजुअली जो स्टडी कर रहे थे उसको माइक्रो के कॉन्सेप्ट हमने देखा और जब होल की स्टडी करनी शुरू की तो उसे मैक्रो के पॉइंट ऑफ देखे। तो ये वो पीरियड ऑफ टाइम था जहां से मैक्रो इकोनॉमिक्स को इंट्रोड्यूस करने का काम किया गया था। कहता इट वाज बिलीव्ड बाय द इकोनॉमिस्ट that the principle of the microeconomics were enough to explain the behavior of the economy as well whole। कहता है कि जो इकोनॉमिक्स थी, इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग वो कहता है जो उनका माइक्रो प्रिंसिपल था वो बहुत ही इनफ था, काफ़ी था किस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, इकोनॉमी एज अ होल को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो उन्होंने आर्ग्यूमेंट क्या मिला, माइक्रोज इकोनॉमिक्स टीचेस अस दैट द मैक्सिमाइजेशन हिज सेटिस्फैक्शन विद द हिज गिवन इनकम। और माइक्रो इकोनॉमिक्स उन्होंने बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या देता है कि ये हमें ये बताता है कि हमारे पास जो लेवल ऑफ इनकम है उससे हम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, एक इंडिविजुअली कैसे व्यक्ति अपने लेवल ऑफ इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को मेंटेन कर सकता है, ये बताने का काम करता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, द मैक्सिमाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन इंप्लाइज दैट अ मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेलफेयर ऑल द इंडिविजुअल्स इन इकोनॉमी। कहता कि अगर इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन को अगर मेंटेन मैक्सिमाइज करना है तो क्या करना होगा, वेलफेयर को ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज करना होगा, किसके लिए, एक इंडिविजुअल इकोनॉमी में, यानी कि हर व्यक्ति को फायदे के लिए देखना होगा, सबका भला हो इस चीज को सोचना होगा, तब तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली सबको बेनिफिट्स दे पाएंगे। इट इज इंप्लाइज द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द सोशल वेलफेयर, जो किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, सोशल वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिप्रेजेंट करता है। फिर कहता है इफ द सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज्ड, अगर सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज कर दिया है तो क्या होगा, देयर आर स्कार्स रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी मस्ट
हैव बीन द ऑप्टिमली यूटिलाइज। कहता अगर सोशल वेलफेयर को फोकस किया जाएगा तो जो रिसोर्सेज है, जो स्कार्स रिसोर्सेज, जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज किया जा सकता है। और साथ ही साथ कहता है द माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्दर द टीचर्स अस दैट द फ्री इकोनॉमी ऑल द मार्केट टेंड्स टू बी द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो कहता है यहाँ पे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स दूसरे कंडीशन को ये बताने की कोशिश करता है कि ये क्या होता है, एक फ्री इकोनॉमी होता है जो कहता है ऑल द मार्केट टेंड्स टू बी इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये सारे मार्केट्स क्या है, एक अच्छी कंडीशन में है, इस चीज को वो रिप्रेजेंट करने का काम करता है। फिर कहता है 10 तरह से अगर देखें तो सप्लाई जो होती है और जो डिमांड होती है, यानी कि सप्लाई ऑफ लेबर और डिमांड ऑफ लेबर जो होते हैं वो दोनों कंडीशन में, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है, जो कि ऐसा पॉसिबल है नहीं एग्जैक्टली, ठीक है। फिर कहता है देयर कुड बी द अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट होगी जब सप्लाई ऑफ लेबर ज्यादा हो और डिमांड ऑफ लेबर क्या हो, कम हो। सही बात है, हमारे पास काम करने वाले काम कम हो, काम करने वाले लोग ज्यादा हो, तो हम ज्यादा लोगों को तो सैलरी या फिर ज्यादा लोगों को वेजेस नहीं दे सकते। उस सिचुएशन में क्या होगा कि हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा से ज्यादा जनरेट होगी। लेकिन वहीं पे कहता है कि डिमांड ज्यादा हो, यानी कि काम की डिमांड ज्यादा हो और लेबर की सप्लाई कम हो, तो सिचुएशन में क्या होगा कि अनएम्प्लॉयड वाली जो सिचुएशन होती है पूरी तरीके से जीरो हो जाएगी, यानी हर व्यक्ति काम कर पाएगा और वो एक बेहतर कंडीशन को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। ब्रीफली अगर देख लें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो फ्री कॉन्सेप्ट था इकोनॉमी का, उसमें क्या था, सोशल वेलफेयर का था, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने का था, फुल एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करने का था नॉर्मल सिचुएशन में। तो ये जो थी वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के फ्री कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करती थी, फ्री इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करती थी। सो अब ग्रेट डिप्रेशन की बात करें तो क्लासिकल थॉट जिसका था नॉर्मली रहा क्या, बहुत बड़ा बैड इम्पैक्ट रहा। कहता ड्यूरिंग द डिप्रेशन ऑफ द 30s द इकोनॉमिक इवेंट अनफोल्ड इन सच अ मैनर्स that the classical thought was the totally constructed। जो क्लासिकल थॉट था कि नहीं भैया सब कुछ इकोनॉमी में ही, फ्री इकोनॉमी में ही सब कुछ इन्वॉल्व है, उसको पूरी तरीके से रिकंस्ट्रक्टेड करने का काम किया, फिर से उसको सोचने के लिए मजबूर कर दिया। द फॉलोइंग पॉइंट्स आर नोटेबल द सिग्निफिकेंस in this grade. So, the depression of the 30s leads to the huge unemployment in the development countries in the world। जो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में ज़्यादातर जो डेवलपमेंट कंट्रीज थी, जो डेवलप्ड कंट्रीज थी, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट आया इसकी वजह से, क्योंकि वैल्यू ऑफ गुड्स गिर रही थी तेजी से, उसकी प्राइसिंग गिर रही थी, प्राइसिंग गिरने के साथ साथ जो डिमांड थी उसकी सप्लाई जो थी वो कम हो रही थी, डिमांड था ही नहीं, सप्लाई हो ही नहीं पा रही थी। जब सप्लाई नहीं हो पा रही थी तो लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ता था। तो यह कहता है यूएसएन अनएम्प्लॉयमेंट शॉट ऑफ द 3% टू 25% बिटवीन द पीरियड ऑफ 1929 एंड 33। जो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन थी अमेरिका में वो क्या हुई, 3% जो पहले थी वो अभी 25% चली गई। कहाँ पे, केवल 4 साल में, यानी 1929 से लेके 1933 के बीच में 4 साल में बहुत बड़ा फॉल्स आया अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में। The falls in the employment was the accompanied with the falls in the GDP। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि GDP में गिरावट नहीं सारी थी, मैंने कहा था डिमांड ऑफ सप्लाई एंड गुड्स थी ही नहीं, तो उसकी वजह से क्या रहा, जो उसमें का पीरियड ऑफ टाइम था 1929 एंड 33, तो उसमें GDP जो थी लगभग 33% क्या हुई, गिर गई, फेल कर गई, यानी कि लोगों के पास बेचने के लिए कुछ चीजें तो थी लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं था। The fall of the GDP is the leads to the fall of the aggregate demand and aggregate supply also, and it cuts out the plant and the produce across the sectors of the economy। फिर क्या हुआ कि जब डिमांड थी ही नहीं, सप्लाई थी, डिमांड थी नहीं, तो उस सिचुएशन में जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज थी उसको कट करना पड़ा, यानी कि जो रॉ मटेरियल बेच रहे थे, जो सर्विस सेक्टर्स वाले थे, उनकी भी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, जिसका बैड इम्पैक्ट उनकी इकोनॉमी पे पड़ा, इवन हमारी भी इकोनॉमी पे पड़ा। तो इससे क्या ओवरऑल समझ में आता है, नॉर्मली देखें तो लो एग्रीगेट डिमांड रिप्रेजेंट लो प्लान्ड आउटपुट। जब डिमांड कम होगी तो आउटपुट क्या होगा, कम होगा, और आउटपुट कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगी, कम होगी, और जब एम्प्लॉयमेंट कम होगी तो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी, यानी कि जीडीपी भी क्या होगी, लो होगी, और जब जीडीपी लो होगी तो एग्रीगेट डिमांड हमारा क्या होगा, लो होगा। ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से यहाँ पे वर्क करता है। बाकी बहुत सारी चीज़ों को मैंने आपको क्लास के टाइम में ही समझाया था। So dear students, in this video that's all. If you have any type of the doubt, you can be asked through the Google Classroom. We will meet soon in next video. Thank you.